नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन हुआ। दुनिया के 48 देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि और नेता शोक संवेदना जताने और आखिरी विदाई देने के लिए टोक्यो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भारत की ओर से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए शोक व्यक्त किया। टोक्यो के बुदोकान में इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे को श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिंजो आबे की 8 जुलाई को जापान में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत के साथ सहज लगाव और वैश्विक बहुउद्देशीय मंचों पर साझेदारी जग जाहिर था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे का आपसी विश्वास भी एक राजनयिक कूटनीतिक रिश्तों से भी आगे था। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष फुमियो किशिदा से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। टोक्यो में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने में दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया गया। पीएम मोदी और पीएम किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते रहने की बात कही। पीएम मोदी और पीएम किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते रहने की बात कही। पीएम मोदी ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के नजरिए को आगे बढ़ाने में जापान के पूर्व पीएम दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान आने पर पीएम मोदी का आभार जताया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जोर देकर कहा कि वो भारत जापान रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करते रहेंगे। वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 22 सितंबर को 15 राज्यों में करीब 100 जगहों पर एनआईए और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर जो छापेमारी की थी, उसके बाद मंगलवार को फिर से 8 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। पहले की गई कार्रवाई में ईडी और एनआईए की जो जानकारी मिली थी, उसकी खुफिया सूचना केंद्रीय एजेंसी ने राज्यों के साथ साझा की थी और उसी के आधार पर 8 राज्यों में करीब 200 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम में राज्य पुलिस, एटीएस और एसटीएफ की छापेमारी के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पीएफआई पर लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश का माहौल खराब करने के आरोप लगते रहे हैं। मंगलवार को हुई छापेमारी में भी तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं और कई देश विरोधी सबूत भी मिले हैं। 8 राज्यों में कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई है, जिसमें पीएफआई के संगठन से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो कई अन्य लोगों को उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया नगर जैसे इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि स्थिति बिगड़ने न पाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 22 सितंबर को एनआईए और ईडी की छापेमारी में जिन 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। राजस्थान की राजनीति में जो कुछ भी घट रहा है, उसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। जहां एक तरफ अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राज्य में किसी अन्य की ताजपोशी की कवायद चल रही थी, तो वहीं पूरे घटनाक्रम ने सभी को हैरान कर दिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अशोक गहलोत के दांव ने जहां उन्हें संभावित कांग्रेस अध्यक्ष पद से दूर कर दिया है, तो वहीं राज्य में उनके मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजस्थान में दिन भर सचिन पायलट के घर पर उनके खेमे के माने जाने वाले विधायकों का आना जाना लगा रहा, तो वहीं शाम होते होते वे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात की। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह पर भाजपा स्थिति नजर रखी हुई है। पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से कांग्रेस में गांधी परिवार के वर्चस्व पर निशाना साधा।
कांग्रेस में चल रहे घटनाक्रम से पूरे देश में उनकी छवि पर विपरीत असर पड़ा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं कांग्रेस का खोया जनाधार फिर से पाने के लिए, और दूसरी तरफ ये घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे और आखिरी दिन विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अमित शाह ने एक 750 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल की आधारशिला रखी। यह अस्पताल गांधीनगर के कलोल कस्बे के KRIC कॉलेज परिसर में बनाया जाएगा। गांधीनगर के कलोल में एक हॉस्पिटल के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस डॉक्टर बनाने में रुपये खाती थी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की और आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब कलोल पीछे नहीं रहेगा। नए अस्पतालों के निर्माण से लोगों को क्षेत्र में अच्छे इलाज की सुविधा हासिल होगी। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में देश में 209 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के रूपाल में रूपाल वरदायिनी माता मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने रूपाल वरदायिनी माता की पूजा अर्चना की और नवनिर्मित स्वर्ण गर्भगृह के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा निर्मित सेक्टर 15 के पास G4 रोड पर नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने लेकावाड़ा में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें दी। अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ 61 लाख रुपए की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले बीड़ बगेहड़ा में इलेक्ट्रिकल डिवीजन सुजानपुर, इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन जंगलबैरी और चबूतरा का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बघेरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में शिव धाम, कृष्ण धाम बनाया गया है और अब बीड़ बगेहड़ा में श्री राम धाम बनाया गया है, जिसका बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि पर्यटन की दृष्टि से हमीरपुर में काम किया जाए, जिससे यहां धार्मिक स्थलों के दर्शन करने वालों की संख्या में वृद्धि हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बड़सर तथा भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 17.5 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर जन कल्याण में समर्पित किया। सलौनी में 7 करोड़ 88 लाख से निर्मित होने वाले 33 kVA सब स्टेशन का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सलौनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश और राज्य में जो काम 75 सालों में नहीं हुआ, वो काम डबल इंजन की सरकार ने केवल 8 सालों में ही करके दिखा दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ खैबर पख्तूनख्वा में 20 अगस्त को सिख युवती के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गंभीरता से उठाया है। विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक जवाब में इसकी जानकारी दी। इसमें जयशंकर ने कहा कि केंद्र ने भयावह और निंदनीय घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत ने अपेक्षा जताई है कि पाकिस्तान सरकार ईमानदारी से मामले की जांच करेगी और इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगी। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वाशिंगटन डीसी स्थित रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्वागत किया। दोनों नेताओं ने नीतियों की साझेदारी, रक्षा, व्यापार, सेवा अभ्यास और सैन्य औद्योगिक सहयोग में हो रही प्रगति पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री गिना रायमुंडो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने लचीली आपूर्ति श्रृंखला, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग, सेमीकंडक्टर और व्यापार को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित राउंड टेबल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीक सुरक्षा, विश्वसनीय शोध और प्रतिभा विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में भारत अमेरिकी साझेदारी के उत्साह को देखकर वे काफी प्रभावित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दक्षिणी क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व में क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेश में निर्माण करने वाला छठा देश बन गया है। राष्ट्रपति ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुई। छात्रों को अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने शिक्षा से सामाजिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कारक बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश निर्माण और देश का विकास केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 5वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा उद्योग से प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अत्याधुनिक लागत, प्रभावी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की पहचान कर निर्माण करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार एक फुल प्रूफ सुरक्षा तंत्र के महत्व को पूरी तरह से समझती है और देश को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी आयामों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी के तहत आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल मार्ग के निकट सिलाई मशीन केंद्र का उद्घाटन किया। गांवों में जलस्तर का पता लगाने और पानी की समस्या को दूर करने के मकसद से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर आज जलदूत ऐप लॉन्च किया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, साध्वी निरंजन ज्योति और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने मिलकर जलदूत ऐप को लॉन्च किया। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ये एक नया प्रयोग है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से बरसात के जल को रोका जाएगा ताकि वाटर लेवल बढ़ सके। इसकी पूरी जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। ग्रामीण विकास के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि जलदूत ऐप से देश के हर गांवों में ग्राउंड वाटर लेवल की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। देश के 11,000 गांवों में और इसका विस्तार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कुलगाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर हुआ। मारे गए आतंकी की शिनाख्त पाकिस्तानी आतंकी अबू हुरारा के रूप में हुई है। सरकार ने मोबाइल फोन के IMEI से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला किया है। अब हर मोबाइल फोन की IMEI को सरकारी पोर्टल www.icdr.ceir.gov.in पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे स्मगलिंग पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा विदेश से लाई गए सभी मोबाइलों के IMEI भी इसी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत में कुल $23 बिलियन की है, जो कि हमारी GDP का 1% से भी कम है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री को अगले 10 सालों में $100 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने खादर में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन की ओर से लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से मानसूनी बारिश का सिलसिला थम जाएगा। दिल्ली NCR में फॉग की शुरुआत भी होने लगी है। ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। अगले 2-3 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में भी वर्षा हो सकती है। बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा और केरल में बारिश संभव है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी हुई रोक हटा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आप नेताओं से दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बयानबाजी करने पर रोक लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल परिसर की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। इससे पहले 27 सितंबर 2018 को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वेबकास्ट को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था। आज शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मामूली गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। 30 कंपनियों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स में 37 अंकों से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 57,107 से अधिक के स्तर पर यह बंद हुआ। और वहीं 50 कंपनियों पर आधारित सूचकांक निफ्टी में 8.90 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 17,007 से ऊपर के स्तर पर बंद हुआ। उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे मजबूत होकर 81 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 49,351 रुपये, जबकि 999 प्योरिटी वाला 1 किलो चांदी की कीमत 55,066 रुपये हो गई है। उधर कच्चे तेल की कीमत 9 महीने के न्यूनतम स्तर पर यानी $85 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है। डॉलर के मजबूत होने और रूस पर नए प्रतिबंध लगने से तेल की कीमत में यह गिरावट आई है। गूगल इंडिया की सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति की प्रमुख अर्चना गुलाटी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो सरकारी सेवा छोड़ने के बाद सिर्फ 5 महीने पहले ही गूगल के साथ जुड़ी थी। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने मंगलवार को एशिया प्रशांत क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा के लिए 14 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। ये क्षेत्र रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते खासतौर से चुनौतियों का सामना कर रहा है। अडानी समूह ने घोषणा की कि आने वाले 1 दशक में देश में कंपनी 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। ये निवेश नई ऊर्जा और डेटा केंद्र सहित डिजिटल क्षेत्र में किया जाएगा। भारत में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लागू होने के बाद सिंगापुर में आटा की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। वहां के रेस्टोरों में रोटी की कीमत भी बढ़ गई है। कोल इंडिया लिमिटेड कोयला से रासायनिक उत्पादों के लिए 3 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में आज हस्ताक्षर किया। आत्मनिर्भरता और ऊर्जा स्वतंत्रता के दोहरे उद्देश्यों के साथ कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक कोष ब्लैकस्टोन ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब $32.5 करोड़ जुटाए हैं। ब्लैकस्टोन ने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT रीट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्रों को रूस में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह का आज आखिरी दिन था। यूक्रेन द्वारा जवाबी हमले तेज करने के बाद इन चारों क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जा रहा है। इस बीच जापोरिजिया क्षेत्र के रूसी नियंत्रित शहर मेलिटोपोल में नगर निगम के कार्यकर्ताओं ने जनमत संग्रह में अपने वोट डाले। मेलिटोपोल संघर्ष के शुरुआती महीनों से ही रूसी सेना के नियंत्रण में है। रूसी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने दोनेत्स्क की मुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनेत्स्क में स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोबारा कब्जे में लिए क्षेत्रों में यूक्रेन की सेना ने लाशों की तलाश में लगी हुई है। रूसी सीमा के पास डिमेंतिवका गांव में यूक्रेनी सेना ने एक साथी के शव के बाहर निकाला। युद्ध के बीच शवों की तलाशी करना सेना के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आंशिक लामबंदी के आह्वान से रूसियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। यही कारण है कि रूस से बड़ी संख्या में रूसियों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बाढ़ राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए $56 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद राशि दी है। बांग्लादेश में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक नाव डूबने से 65 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 25 महिलाएं, 12 पुरुष और 13 बच्चे भी शामिल हैं। नाव अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा भरी हुई थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डार्ट मिशन आज सुबह 4:45 पर सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस मिशन की सफलता के बाद अब पृथ्वी की तरफ आ रहे खतरनाक एस्टेरॉयड की दिशा को बदला जा सकेगा। और इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग को एडवर्ड स्नोडेन की अमेरिकी नागरिकता की स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है। कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो द्वारा पदभार ग्रहण करने के महज 50 दिन के बाद ही प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक सुधारों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली 2-1 की सीरीज में जीत के बाद भारतीय टीम की नजरें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने पर लगी हुई हैं। अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बुधवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के पास ये आखिरी सीरीज है। इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप का फायदा भारतीय महिला क्रिकेटरों को ताज़ा जारी ICC T20 रैंकिंग में मिला है। सीरीज के दूसरे मैच में 143 रन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर 4 स्थान चढ़कर 5वें पायदान पर आ गई हैं। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 2 मैच में 40 और 50 रन की पारी खेली थी और वे एक स्थान चढ़कर 6ठे पायदान पर आ गई हैं। भारत ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे अनाधिकारिक एकदिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ए को 106 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ए ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से जीत हासिल की। यूएफए नेशंस लीग में स्पेन और पोर्टुगल के बीच एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप A2 के इस मुकाबले में इन दोनों देशों की नजरें जीत के साथ प्रतियोगिता के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने पर भी होंगी। एक पैराबोलिक फ्लाइट पर सबसे अधिक ऊंचाई पर खेले गए फुटबॉल मैच का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस मैच में पोर्टुगल के पूर्व फुटबॉलर लुई फिगो ने जीरो ग्रेविटी में शानदार गोल भी किया। यूएफए नेशंस लीग में सोमवार देर रात खेले गए एक मुकाबले में इटली ने हंगरी को 2-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इटली के लिए रास्पाडोरी और फेरेडिक दिमार्को ने गोल किए। नेशंस लीग के एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच के सभी गोल दूसरे हाफ में हुए। स्पेन में 3 रॉक क्लाइंबर्स की ऑल फीमेल टीम ने इतिहास रच दिया है। इन 3 महिला पर्वतारोहियों ने दुर्गम रूट रायू की कठिन चढ़ाई को पूरा कर लिया। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप त्याग, सदाचार, संयम, शक्ति और वैराग्य में वृद्धि होती है। इस पूजा से शत्रु पर विजय हासिल करने में सफलता मिलती है। पूरे देश में शारदीय नवरात्र आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदेशों में रह रहे भारतवंशी भी विधिवत नवरात्र अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 30 सितंबर को उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। कहते हैं जहां चाह वहां रहा। 24 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर वर्षा बुमराह DID सुपर मॉम्स की ट्रॉफी जीतकर उन्होंने इसे सच साबित कर दिखाया है। और इसी खबर के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।